क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी आप मार्केट में किसी भी तरह का एनालिसिस करते हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, क्वांट एनालिसिस हो, ये सारे एनालिसिस आप करते ही क्यों हो? तो आंसर है इसलिए क्योंकि हमारी जो ट्रेड हमने ली है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो इसलिए ये एनालिसिस हम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप कभी जो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होती हैं, क्या आप उनका भी एनालिसिस करते हो? क्या आपने कभी भी फेलियर का एनालिसिस किया है कि जब भी कोई ट्रेड फेल हुई है तो वो फेल क्यों हुई, वो भी जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ऑब्वियस सेटअप फेल होता है तो वो क्यों होता है, और एक ऑब्वियस सेटअप में जब फेलियर आता है तो उसे कैसे पहचानें, और जब एक ऑब्वियस सेटअप फेल होता है तो उसमें ट्रेड कैसे की जा सकती है। यही सारी बातें करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्वियस सेटअप मार्केट में जब बनता है तो वो फेल कैसे होता है। सबसे जरूरी चीज जो ये है वो कोर प्रिंसिपल क्या है मार्केट का। देखो, मार्केट में मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग डेली के ट्रेडिंग करने आते हैं। अब सभी ने एनालिसिस किया हुआ है, सभी को टेक्निकल एनालिसिस आता है, सभी को क्वांट आता है, सभी को फंडामेंटल, सब कुछ सारे लोग एक जैसी चीजें ही करके आ रहे हैं। तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या, कि मार्केट जो है वो जो मेजॉरिटी में जो लोग आ रहे हैं उनको क्या करता है, पनिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो सेटअप वो लोग जो देख रहे हैं, जो सेटअप उन लोग सबने बनाया है, एनालिसिस करके बनाया है, वो सारा जो सेटअप है वो टू ऑब्वियस सेटअप है, सबका बिल्कुल एक जैसा है, सबके लिए रेजिस्टेंस एक जैसा है, टू क्राउडेड, जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर सबके एक जैसे ऑर्डर लगे होंगे, ठीक है। सबका इमोशन भी अगर आप देखोगे तो सबका एक जैसा ही होगा। सपोर्ट पर आकर सारे ट्रेडर्स का इमोशन एक जैसा, रेजिस्टेंस पर जाकर सारे ट्रेडर्स का इमोशन एक जैसा हो जाता है। तो सबके सेटअप जो है वो ऑब्वियस सेटअप है जो कि मार्केट मेकर को पता है, सबके इमोशन भी मार्केट मेकर को पता है। तो वहां पर जो मार्केट है इस तरह के जो अब ऑब्वियस सेटअप आते हैं तो उनको पनिश करता है, और जब वहां पर पनिश होता है तो वहां पर फेलियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, राइट। तो आप पहली चीज तो माइंड में ये सेट कर लो, एकदम फिक्स कर लो कि जब भी आपने कोई एक सेटअप बनाया है तो ऐसा सेटअप नहीं है कि आप, हो सकता है कि सोच रहे हो ये सिर्फ मेरा सेटअप है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सेटअप बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, और वो एक ऑब्वियस सेटअप ही है। ऐसा कोई सेटअप अगर आपने क्रिएट कर लिया है जो आपको लग रहा है कि सिर्फ आपका ही सेटअप है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो सेटअप आपने बनाया है वो किसी प्रोसेस के थ्रू ही बनाया होगा। टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा होगा, क्वांट एनालिसिस सीखा होगा, पूरा मैथ्स लगाया होगा, तो वो जो मैथ्स है वो भी ऑब्वियस है, क्वांट भी ऑब्वियस है, टेक्निकल एनालिसिस भी ऑब्वियस है, सारे इंडिकेटर भी ऑब्वियस हैं। तो वो ऑब्वियस के थ्रू भी जो आपका सेटअप बन के तैयार होगा वो भी एक ऑब्वियस सेटअप ही बनेगा जो कि बाकी सब भी यूज कर रहे होंगे। तो मार्केट को जब बहुत ऑब्वियस सेटअप बनता है तो वहीं पर जाकर मार्केट हिट करता है, क्योंकि वहां पर आपके ट्रैप होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका एक इमोशन लिंक है उस जगह से, राइट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर सबसे ज्यादा इमोशन जो है वो क्लियर हो जाता है मार्केट को कि यहां पर ये इमोशन है, यहां पर हिट किया जा सकता है। जब भी फेल्ड ब्रेकआउट आता है, देखो जब भी फेल्ड ब्रेकआउट ये जो टर्म आता है इसका मीनिंग क्या होता है। फेल्ड ब्रेकआउट, नॉर्मल जब भी ब्रेकआउट होगा तो नॉर्मल ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है? नॉर्मल ब्रेकआउट का मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो प्राइस जो है वो इसको क्रॉस कर जाएगा, इसको ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ये, अब इस ट्रेंड लाइन में कोई एक सेटअप चल रहा था ऐसा, अब ये इसको क्रॉस कर गया, ठीक है, तो ये भी ब्रेकआउट है, ये भी नॉर्मल ब्रेकआउट है, राइट। या कोई भी रेंज का जो है हाई लग गया तो हाई को ब्रेक कर दिया, तो वो भी एक नॉर्मल ब्रेकआउट है। लेकिन रिटेल जो है वो हमेशा ये सोचता है कि जब भी रेजिस्टेंस पर, ट्रेंड लाइन पर या कोई भी हाई ब्रेक होता है तो सारे रिटेलर्स का एक ऑब्वियस सेटअप बन जाता है कि अब ये कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट ब्रेक कर चुका है रेजिस्टेंस को, इसका मतलब तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो सारे रिटेलर की जो नॉलेज है वो सिर्फ ये है कि अब ये जो प्राइस है वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब लेकिन जो मार्केट है, क्योंकि यहां पर एक ऑब्वियस सेटअप है सभी का कि ये कंटिन्यू करने वाला है, अब वो उसको पनिश करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि उसकी इंटेंशन गलत है, वो गलत इंटेंशन से नहीं कर रहा, वहां पर उसको तो मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था।
तो वो तो अपनी लिक्विडिटी को, उसको लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को सस्टेन करने के लिए, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, मार्केट को लगातार चलाते रहने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत है। तो वो लिक्विडिटी उनको मिलती ही उस क्राउडेड जगह पर है। वो क्राउडेड जगह कहाँ आती हैं? जहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होता है, वहीं पर वो सारी जगह क्राउडेड हो जाती हैं। तो वहीं से लिक्विडिटी मिलती है। उनकी भी प्रॉब्लम सही है कि जब लिक्विडिटी ही वहीं मिलती है तो वो जो ऑब्वियस सेटअप हैं वो फेल होंगे ही होंगे। तो इस वजह से जो सेटअप है वो फेल हो जाता है। अब लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी सेटअप फेल हो रहा है तो उस सेटअप को फेल होने के जो साइन हैं वो हमें देखने आने चाहिए कि ये सेटअप यहाँ पर फेल हो रहा है। और जब वो सेटअप फेल हो रहा है तो उस फेल्ड सेटअप में कैसे ट्रेड किया जा सकता है ये भी हमें आना चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके इस क्लास में उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फेल्ड ब्रेकआउट कब होता है? ब्रेकआउट, नॉर्मल ब्रेकआउट तो हमें पता है कि कब होता है, कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। लेकिन फेल्ड ब्रेकआउट कब होता है? लेवल तो ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये लेवल तो देखो आप ब्रेक हुआ है ये, राइट, लेकिन फिर क्या हुआ? कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो वहां पर रिवर्स हो गया, शार्पली एकदम रिवर्स आ गया। तो बहुत अच्छा खासा सेटअप ये चल रहा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब हमने सोचा कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन रहेगा, हमने यहाँ पर एंट्री ली, और एंट्री जैसे ही हमने ली वहां पर ये ब्रेक हो गया। ठीक, इस तरह का जब भी सेटअप बन जाएगा कि यहां पर ब्रेक भी हुआ और ये वापस से रिवर्स हो गया तो वो फेल्ड ब्रेकआउट कहलाएगा। ठीक है, अब फेल्ड ब्रेकआउट हैपन, ये होता ही क्यों है? तो उसका भी रीजन मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहां पर हायर हाई ऐसे बनते जा रहे थे। ठीक है, ये बनना और ये ब्रेक, ये कंटिन्यू करने के बारे में हमने सोचा कि ये ऊपर जाएगा, ये कंटिन्यू करता ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है। तो मैंने यहां पर क्या किया? बाइंग का ऑर्डर लगा दिया, कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मैंने ऑर्डर लगा दिया, राइट। और यहां पर नीचे, यहां पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। इन प्राइस पर तो मैंने बाय किया और नीचे यहां पर मेरे सबके मैंने स्टॉप लॉस लगा दिए। तो जितना भी रिटेलर है, बहुत बड़ा क्राउड जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा क्राउड यहां पर बाइंग का कॉल ऑप्शन का ऑर्डर लगाता है और यहां पर इसके रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे यहां पर सब जगह क्या करता है? स्टॉप लॉस लगा देता है। तो अब यहां पर हुआ क्या? एबव रेजिस्टेंस देयर आर ब्रेकआउट बायर, जो कि हम लोग यहां पर कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे थे वो सब ब्रेकआउट बायर थे, और जो शॉर्ट सेलर थे जो यहां पर सेल कर रहे थे उन सबके स्टॉप लॉस भी यहां लगे हुए थे, राइट। तो यहां पर एक बड़ी लिक्विडिटी आ जाती है, एक बड़े ऑर्डर आ जाते हैं, एक तो ब्रेकआउट वाले ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर जो यहां पर सेलिंग कर रहे थे, जो कॉल ऑप्शन को क्या कर रहे थे, जो सेलर थे, सेलर के यहां पर स्टॉप लॉस लगे थे वो वाले ऑर्डर। तो बहुत लार्ज अमाउंट में यहां पर बाइंग के ऑर्डर आ जाते हैं। ब्रेकआउट वाले ऑर्डर भी बाइंग वाले थे और जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर थे, जो सेलर के जो स्टॉप लॉस थे, सेलर के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो भी बाइंग के ऑर्डर होते हैं। तो एक लार्ज अमाउंट में बाइंग का ऑर्डर आ गया। अब वो लार्ज अमाउंट में जो बाइंग का ऑर्डर आया है तो वो सब एग्जीक्यूट भी तो हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पर कोई खड़ा होकर उनको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। बहुत सारी सेलिंग किए जा रहा है क्योंकि यहां पर लार्ज अमाउंट में बाइंग के ऑर्डर आ रहे हैं। तो एक बड़े अमाउंट में सेलिंग वहां पर होना स्टार्ट हो गई। तो ये बाइंग तो हो ही रही थी लेकिन लार्ज अमाउंट में सेलिंग का ऑर्डर जो मार्केट मेकर का था, क्योंकि वो एग्जीक्यूट होने लगा तो अब मार्केट रिवर्स जाने लगा क्योंकि सेलिंग ज्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है। सेलिंग का ऑर्डर पहले से काफी बड़ा वहां पर लगा हुआ था लेकिन बाइंग जो आई है वो उतनी नहीं आई है जितनी सेलिंग के ऑर्डर वहां पर पहले से लगे हुए हैं। तो क्योंकि सेलिंग अब ज्यादा हो रही है तो वहां पर मार्केट अब रिवर्स कर रहा है। अब जब मार्केट रिवर्स कर रहा है तो जब ये वापस आया तो इनके जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर थे वो सारे सेलिंग वाले ऑर्डर थे क्योंकि ये सब बाइंग के ऑर्डर तो थे। तो यहां पर क्या हो रहा था? अब जब वो स्टॉप लॉस के ऑर्डर थे वो सब सेलिंग वाले ऑर्डर बन गए। तो पहले से सेलिंग हो ही रही है और यहां पर जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वो भी सेलिंग हो रही है। तो इस तरह से यहां पर एक लार्ज अमाउंट में सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो ये नीचे की तरफ जाने लगता है। तो यहां पर जो मार्केट है वो क्या करता है? तो जितने भी बाय के ऑर्डर हैं वो सब लिक्विडिटी करते हैं। लिक्विडिटी से वहां पर क्या हो जाता है? सेलिंग जनरेट हो जाती है और मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो जब भी आपका कोई भी ब्रेकआउट फेल हुआ तो उसका सिंपल सा आंसर ये होता है कि कोई भी ब्रेकआउट फेल होने का रीजन क्या होता है कि वहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। क्लियर हो गई बात? और लिक्विडिटी स्वीप का पूरा एक वीडियो मैंने डिटेल में आपको लास्ट क्लास में दिया था जहां पर मैंने हर एक स्टेप को क्लियरली आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दिस इज रीजन नंबर 1। सेकंड रीजन जो आता है, नो रियल डिमांड। मतलब जब भी प्राइस ब्रेक तो हो गया, किसी लेवल को ब्रेक तो कर दिया बट नॉट एग्रेसिव फॉलो थ्रू बाइंग। मतलब
इस बात का मतलब ये है कि मान लो जैसे रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है, ऐसे ब्रेक हुआ ये, अब यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर अभी आ गए, सही बात है। यहाँ पर आपको पता है कि लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट मेकर बैठा हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मार्केट मेकर जो है वो सेलिंग करना चाहता है, 1000 ऑर्डर लगाए हुए हैं उसने एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट के जो ऑर्डर थे बाइंग वाले, वो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कहता हूँ कि 200 ऑर्डर लगे, राइट। अब जो 200 ऑर्डर हैं वो 1000 में से 200 ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गए, तो हम कहेंगे 200 ऑर्डर की ही लिक्विडिटी यहां पर आई है, उससे ज्यादा नहीं आई है, राइट। जबकि उसे चाहिए कितनी लिक्विडिटी, तो आंसर इसको लिक्विडिटी तो चाहिए वो 1000 की लिक्विडिटी चाहिए, लेकिन मिली कितनी 200 की। तो जब ऐसा होगा कि यहां पर फर्दर बाइंग की और लिक्विडिटी नहीं आ रही है, तब भी उस केस में ये जो ऑर्डर है ये क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेकआउट का जो सेटअप है ये फेल हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि किसी भी ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होने के लिए वहां पर लगातार जो बाइंग के ऑर्डर हैं उनका आना जरूरी है। यानी इस बात का मतलब मैं ये भी कह रहा हूं कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल तब होगा जब यहां पर 200 नहीं 1200 ऑर्डर आ जाएं। मतलब यहां पर जो मार्केट मेकर जितने सेलिंग के ऑर्डर लेकर बैठा हुआ है वो लिक्विडिटी जितनी चाहता था उससे ज्यादा लिक्विडिटी आ गई, तो ये जो सेलिंग वाली जो ऑर्डर है वो कम हो गए, बाइंग वाले ज्यादा हो गए। अब बाइंग वाले ज्यादा हो गए तो ये जो ब्रेकआउट है वो क्लियरली ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें जब भी ब्रेकआउट हो तो वो सही ब्रेकआउट है या नहीं है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर इसको जितनी लिक्विडिटी की नीड है क्या वहां पर उतनी ही लिक्विडिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर उससे कम लिक्विडिटी उसको मिल रही है तो उस केस में जो ब्रेकआउट है वो फेल होगा ही होगा और मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा ही आएगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? दिस इज द सेकंड रीजन। तो पहला रीजन क्या है, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए वो आते हैं। दूसरा, कोई रियल डिमांड यहां पर आते नहीं है। रियल डिमांड का मतलब ये नहीं है कि फेक डिमांड आई थी, यहां पर डिमांड कम आई थी। ये ब्रेक तो किया लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नहीं किया। जब अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो रियल डिमांड नहीं है। फिर इसके बाद तीसरा क्या आ जाता है कि जो हायर टाइम फ्रेम का कन्फ्लिक्ट है, जैसे लास्ट क्लास में हमने हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का जो हमने देखा था कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहे हैं तब तो एक अच्छा सेटअप बनता है, और अगर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वहां पर वो सेटअप है वो फेल हो जाता है। तो अगर हायर टाइम फ्रेम का कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है तब वहां पर जो है ब्रेकआउट जो है वो फेल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि आपने 5 मिनट का चार्ट लगाया, 5 मिनट के चार्ट पर आपने देखा वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम है वहां पर किसी भी तरह का कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा, राइट। वो एक स्टेबल मार्केट है। तो लोअर टाइम फ्रेम वाला जो ब्रेकआउट है वो ऑब्वियस रिवर्सल देगा ही देगा, वहां पर वो जो ब्रेकआउट है वो फेल होगा ही होगा। लोअर टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट है वो हायर टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट से मैच करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वो रिवर्सल का एक ऑब्वियस सेटअप बनता है, तो वहां पर फेल ब्रेकआउट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट है जो कि हायर टाइम फ्रेम जबकि दिखा रहा है कि बेयरिश है, तो इसका मतलब ये है कि हायर टाइम फ्रेम ही इवेंचुअली विन करेगा, हायर टाइम फ्रेम हमेशा जीतेगा। लोअर टाइम फ्रेम जो है उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमेशा जब भी आपको भरोसा करना हो, अगर विश्वास करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हायर टाइम फ्रेम पर किया जा सकता है, लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं किया जा सकता। लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ कंफर्म करके उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो रीजन नंबर 4 आता है वो है एग्जॉशन मूव। जैसे लेट बायर एंटर आफ्टर अ लॉन्ग रैली, फिर कोई बायर लेफ्ट नहीं बचा। अब जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो है बायर जो है वो यहीं पर एंट्री ले रहे थे, बहुत सारे बायर एंट्री ले रहे थे पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर बायर बचे ही नहीं, उन्होंने पहले ही एंट्री ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से ही ब्रेकआउट वाले जो है वो बायर आए तो उनकी लेट एंट्री मानी जाएगी। वैसे कुछ जिन्होंने एंट्री राइट टाइम पे लेनी थी वो तो ले चुके अपनी एंट्री, लेकिन जब ब्रेकआउट के बाद भी तो हमें ज्यादा ऑर्डर चाहिए ना, बाइंग के ही ज्यादा ऑर्डर चाहिए, वो ऑर्डर मिले नहीं। मान लीजिए वो ऑर्डर 200 रह गए, तो ब्रेकआउट के बाद वो ब्रेकआउट कंटिन्यू करे, उसके लिए जरूरी था कि यहां पर भी और लार्ज नंबर में ऑर्डर आते बाइंग वाले,
लेकिन वो क्योंकि लोग पहले से ही एंट्री बनाकर बैठे हुए थे तो यहाँ पर और ऑर्डर आए ही नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हुआ। और जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो ये सेलिंग वाले ऑर्डर ज़्यादा, बाइंग वाले ऑर्डर कम हैं, तो उस केस में आपको ऑब्वियस पता है कि जब मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो रही हो तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो ये ब्रेकआउट ऊपर नहीं होकर, ऑफकोर्स ये तो है ही, मार्केट में ये नीचे की तरफ आना ही चाहिए क्योंकि सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिन रीजन की वजह से जो मार्केट में ब्रेकआउट है वो फेल हो जाता है। अब जो रिटेलर्स हैं, जो बिगिनर ट्रेडर है, उसको मैं कुछ साइन बताता हूं कि जहां पर ब्रेकआउट फेल होता है। ठीक है, वो साइन क्या है? सबसे पहला वीक कंटिन्यूएशन। वीक कंटिन्यूएशन क्या कहता है? प्राइस जो है वो ब्रेक कर रहा है किसी लेवल को, देन स्टॉल्स इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है? देखो, वीक कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि मान लो मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, एकदम से अचानक से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। जब अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन रही थी तो फिर उसके बाद ये रेड कैंडल का बनना, लगातार 2 कैंडल बन गई, 3 कैंडल बन गई। इसका मतलब ये वाला जो मूव था ये उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था। अगर ये स्ट्रॉन्ग मूव होता तो एक इतनी बड़ी रेड कैंडल का बनने का कोई मीनिंग ही नहीं था, राइट। ये अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है कि सेलर जो है वो बहुत हैवीली उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पर बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं उसके। अगर बड़े ऑर्डर ना लगे होते तो ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बनती ही नहीं। अब ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर रेड 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 ये बनता जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर जो सेलर है वो बायर को आसानी से पुश कर पा रहा है। अगर वो आसानी से पुश ना कर पा रहा होता तब भी इस रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहां पर बननी चाहिए थी, जो कि दिखाता है कि बायर की बाइंग साइड के बड़े ऑर्डर वहां पर आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1000 सेलिंग के ऑर्डर हैं और 1200 बाइंग के ऑर्डर आ गए तो वो ब्रेकआउट होगा। तो ये ब्रेकआउट कंटिन्यू तभी कर सकता है जब वहां पर बाइंग के ऑर्डर सेलिंग के ऑर्डर से ज्यादा हों। तो अगर ये यहां पर थोड़ा सा 2 या 3 रेड कैंडल बनती हैं, इससे पता चल रहा है कि सेलिंग साइड के ऑर्डर भी कम नहीं है, बाइंग साइड के ऑर्डर से वो भी काफी टक्कर ले रहा है, एक अच्छी खासी फाइट दे रहा है, इसीलिए वहां पर रेड कैंडल बन पाई है। अगर बायर पूरी तरह से हावी होता तो एक भी रेड कैंडल बनने का मतलब ही नहीं था। हाँ, एक विक बन जाती, एक लॉन्ग विक बन जाती, लेकिन इस तरह से कैंडल बन रही है रेड कलर में, तो इससे पता चल रहा है कि बायर पूरी तरह से हावी उस पर नहीं हो पा रहा है। तो पहला तो साइन ये है कि ये देख लेना कि एक अच्छे ट्रेंड में एक बहुत सारी रेड कैंडल फिर बन रही हैं, तो इसका मतलब बायर्स पूरी तरह से हावी नहीं हो पा रहा। और दूसरी चीज जो है, लॉन्ग अपर विक बन रही है। अगर मान लीजिए आपको इस तरह का साइन कभी दिखता है कि ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ये पूरा बना यहां से यहां तक, ये पहले ऐसे बना होगा, ये जो विक बनता है हमेशा ध्यान रखना ये बाद में बनता है, ये ऐसा, ये पूरा ये हुआ ग्रीन कैंडल रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये नीचे से प्राइस बढ़ता हुआ स्टार्ट हुआ होगा, ये लेट से एग्जांपल के कहता हूं कि ये 100 था, फिर 101, 102, 103, मान लीजिए किसी भी कॉल ऑप्शन का मान लो ये प्रीमियम था, वो ऐसे बढ़ता जा रहा था, 104, 105, ठीक है, 106, ऐसे करके बढ़ गया, 100 से 6 तक गया। फिर इसके बाद आपने सोचा कि अरे वाह, ये तो अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब तो बायर जो है वो अच्छे से हैवीली वहां पर सेलर के पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छी फाइट दे रहा है बायर उसको। तो इसका मतलब तो ये है कि बाइंग के ऑर्डर अच्छे खासे आ रहे हैं, तभी ये प्राइस ऊपर जा सकता है, अदरवाइज जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब लेकिन अगर ये वापस से नीचे की तरफ आया है, अब अगर ये विक नीचे की तरफ आती जा रही है, जैसे मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ इसको, देखो, तो ये इस बात का मतलब क्या है कि सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है, बाइंग के ऑर्डर कम है, यानी कि वो बायर को पुश करता जा रहा है। तो ये धीरे 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 करके बायर को पुश करेगा, धकेलेगा, नीचे आएगा, नीचे आया, नीचे आया, और ये इसको यहां तक लेकर आ गया। सारे सेलिंग के जो ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हुए, यानी कि यहां पर सेलर ज्यादा थे, बायर कम थे, इसीलिए यहां पर एक लॉन्ग विक बनी है। और ये जो लॉन्ग विक है ये दिखाती है कि सेलर वाले ऑर्डर ज्यादा हैं, बायर वाले ऑर्डर कम हैं, तभी यहां पर लॉन्ग विक बनी है। इस तरह की जब लॉन्ग विक बनती है तब भी आप समझ जाएं कि ये जो ट्रेंड बना हुआ है ये वीक हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। अदरवाइज तो सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा हो ही नहीं सकते थे अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो। वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है प्लस रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ट्रैप बिहेवियर है। वॉल्यूम तो बढ़ गया। अब वॉल्यूम में जो बड़ा है वॉल्यूम, वो तो बाइंग का भी ऑर्डर हो सकता है, सेलिंग का भी हो सकता है। तो वॉल्यूम तो बड़ा है लेकिन वो रिवर्सल दिखा रहा है, जैसे इस तरह की विक बन जा रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वहां पर सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा हो सकते हैं, उस वॉल्यूम के अंदर सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा हैं, बाइंग के ऑर्डर कम हैं। तो वॉल्यूम बढ़े भी
लेकिन फिर भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब वहां पर एक ट्रैप बिहेवियर है। तो याद कर लो, जो वॉल्यूम वाले बार होते हैं ना, अगर वो काफी बड़ा बन रहा है लेकिन आप देख रहे हो वहां पर ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक ट्रैप बिहेवियर है, क्योंकि इसका मतलब वहां पर फेक ऑर्डर लगाए गए हैं। तो जो ऑर्डर फ्लो आप देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर आपको दिखते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर आपको दिखते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट ही हो गए हैं। नो, वो तो केवल प्लेस कर दिए गए हैं, राइट, वो लिमिट ऑर्डर हैं। तो मार्केट मेकर कई बार ऐसा भी करता है कि उसने ऑर्डर एक लार्ज क्वांटिटी में लगाया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा दिखे, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन वो फिर कैंसिल कर दिए गए। जब वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर कैंसिल भी होंगे, तब उस केस में फिर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। तो ऑर्डर फ्लो के साथ छेड़छाड़ करना तो बहुत आसान है, वो तो मार्केट मेकर जब चाहे तब कर सकता है। एक लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर लगाया, लिमिट ऑर्डर लगाया, फिर वो कैंसिल भी हो गए, और वो कैंसिल हो गए तो उसके बाद रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऑर्डर फ्लो के अंदर भी चीजें कैसे काम करती हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑर्डर फ्लो में केवल ऊपर की 2-3 लाइन देखकर अगर आप काम करते हो तो बात नहीं बनेगी, पूरी डेप्थ को समझना पड़ेगा कि पूरी डेप्थ क्या कह रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम पर भी बड़ा अच्छे से ध्यान रखना कि वॉल्यूम अगर ज्यादा हो और रिवर्सल हो तो यानी कि ट्रैप बिहेवियर। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो वो किस तरह का दिखाई देता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, कि 24,000 पर मान लो एक रेजिस्टेंस था, तो मैं यहां पर कहीं पर आपका रेजिस्टेंस दिखाता हूं, ये दिस इज 24,000, राइट। फिर क्या होगा, 24,000 से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर गया, तो ये 24,080 तक चला गया, राइट, ये यहां पर आ गया 24,080। अब ये थोड़ा सा ऊपर, अब 80 पॉइंट ऊपर मिल गए। जब 80 पॉइंट ऊपर मिले तो लगा कि अरे ये तो ब्रेकआउट अच्छा खासा होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बन रही है अच्छी खासी, तो यहां पर एंट्री कर लेते हैं। जब यहां पर एंट्री की तो एंट्री करते ही ये मार्केट वापस से शार्प रिवर्सल वहां पर देखने को मिला, और ये नीचे की तरफ आ गया, और ये यहां पर 23,950 पर आ गया वापस। ठीक है, यहां पर आ गया। तो अब ये एक ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन बायर्स वहां पर सारे ट्रैप हो गए। कौन से बायर? जिन्होंने यहां पर एंट्री की थी, वो सारे ट्रैप कैसे हो गए कि उन सबके जो स्टॉप लॉस थे वो यहां पर लगे हुए थे, ये सारे स्टॉप लॉस के ऑर्डर थे उनके। तो जब मार्केट नीचे आया तो ये सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, और वो सब मार्केट से बाहर हो गए, सारे बायर्स जो थे। तो उन सबके स्टॉप लॉस हिट होने पर उनको ऑफकोर्स कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, तो वो सारा जो लॉस लेकर बायर्स तो बाहर हो गए। अब जो है वो ट्रेड जो है वो यहां पर कैसी बनेगी? शॉर्ट आफ्टर री एंट्री इनटू रेंज। इस बात का मतलब ये है कि अगर कभी भी ब्रेकआउट फेल्ड होता है, तो ब्रेकआउट फेल होने पर यहां पर एक ट्रेड अगर बनती है तो वो कौन सी ट्रेड बन सकती है? तो आंसर है कि अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो यहां पर शॉर्ट किया जा सकता है, राइट। ये इस जगह पर जब आप शॉर्ट करोगे तो वो ऑब्वियस सेटअप बनेगा, लेकिन वो ऑब्वियस सेटअप मार्केट मेकर की साइड से बनेगा। एक तो देखो ऑब्वियस सेटअप होता है जो बायर की साइड से बना, रिटेलर की साइड से बना। वो ऑब्वियस सेटअप कौन सा होता है? तो जो ब्रेकआउट जब भी होता है तो यहां पर बाइंग करना, ये ऑब्वियस सेटअप है रिटेलर का। मार्केट मेकर का ऑब्वियस सेटअप कौन सा बनता है? तो आंसर है कि जब यहां पर उसकी ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं 1000 ऑर्डर लगे हुए हैं, राइट, और यहां पर जब बाइंग के ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो मान लो 500 ऑर्डर आ गए, तो यहां पर इसके 500 की लिक्विडिटी मिल गई इसको। अब और लिक्विडिटी इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा? उस जो लिक्विडिटी इसको मिल चुकी है 500 वाली, उस लिक्विडिटी को प्रॉफिट में कन्वर्ट भी तो करना है इसको, तो ये क्या करेगा? उस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। स्वीप करने के लिए क्या करेगा? सेलिंग करना स्टार्ट करेगा। अब ये सेलिंग करना स्टार्ट कैसे होगा? तो आंसर है यहां वाले जो ऑर्डर बाकी के बचे हुए हैं वो सब यहां पर सेलिंग पर आएगा। तो अब ये किसकी साइड में हो गया? तो आंसर है जो कॉल का जो सेलर था उसकी साइड में हो गया। तो यहां पर जो कॉल का सेलर है वो तो यहां पर सेल कर ही रहा है, तो ये वाले ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो ही रहे हैं। साथ में जो यहां पर बाइंग वाले जो ऑर्डर थे उनके जो स्टॉप लॉस यहां लगे हुए थे वो भी सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो भी सेलिंग के ऑर्डर हैं। तो यहां पर बहुत एक हैवी सेलिंग आ जाती है। जैसे ये वापस आता है ना, तो वहां पर सेलिंग भी एक बहुत हैवी सेलिंग आती है, क्योंकि जो आप लोग बायर थे आपके ही स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलिंग के ऑर्डर बन चुके हैं, तो यहां पर एक हैवी सेलिंग आ गई। अब हैवी सेलिंग आएगी तो आपको पता है कि मार्केट एक नीचे वाला जो सपोर्ट तक, जो नीचे का सपोर्ट पहले बना हुआ था वहां तक तो अब टेस्ट करने जाएगा ही जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर यहां पर जाकर सेलिंग के ऑर्डर और ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा ऑर्डर अगर लगते ही रहे, कंटिन्यू रहे,
तो ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, अदरवाइज सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, ये फिर से वापस आएगा। क्योंकि जितने भी सेलिंग के ऑर्डर यहां पर लगते जा रहे थे, अब वो स्क्वायर ऑफ होंगे तो वो सब बाइंग के ऑर्डर बन जाएंगे, तो मार्केट फिर से ऊपर आएगा। तो ये फिर से एक रेंज के अंदर चलने वाला है। तो यहां पर जो ट्रेड बनेगी वो कैसे बनेगी कि जब भी ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो यहां पर शॉर्ट करके सपोर्ट तक का टारगेट रखकर बड़े आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। फिर अगर ये सपोर्ट, सेम काम यहां पर भी होगा, अगर यहां पर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ तो ये वापस से फिर से रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? वो ऑल एज ऑब्वियस सेटअप है मार्केट मेकर का कि जब उसने इतनी सेलिंग की है तो उनको स्क्वायर ऑफ तो करेगा ना, तब जब वो इसको पोजीशन को क्लोज करेगा तभी तो वो प्रॉफिट जनरेट करेगा ना। तो वो कैसे हो पाएगा? तो आंसर है ये पोजीशन सारी स्क्वायर ऑफ करे, और जब ये पोजीशन सेलिंग वाली स्क्वायर ऑफ होती है तो वो क्या बनेंगे? तो आंसर सब बाइंग के ऑर्डर बनेंगे, और बाइंग के ऑर्डर बनेंगे तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से इस रेंज के अंदर ये चलेगी, चीजें काम करती रहेंगी ऐसे। अब आप ये कर सकते हो कि जब ये यहां पर आता है और ब्रेकआउट अगर फेल होता हुआ दिख रहा है तो फिर से शॉर्ट, यहां पर आकर फिर से कॉल ऑप्शन बाय, यहां पर फिर से शॉर्ट, फिर से बाय, लेकिन रहना मार्केट मेकर की साइड में ही है। मार्केट मेकर यहां पर शॉर्ट करके नीचे आता है, फिर यहां पर जब वो उसके ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करता है तो यानी कि वो बाइंग के ऑर्डर बनते हैं तो वो ऊपर की तरफ लेकर जाता है। तो मार्केट मेकर की साइड में रहोगे तब तो वो ठीक है, वो अपना लॉस नहीं करवाएगा, वो ज्यादातर टाइम ये कोशिश करेगा कि जो उसके बेनिफिट की चीजें हैं वो वही करे। हाँ, अगर रिटेलर ने या मार्केट मेकर ने ही अपोजिट में, क्योंकि मार्केट मेकर के बीच में भी तो आपस में फाइट चलती है, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट मेकर की फाइट सिर्फ रिटेलर से ही है, उनकी आपस में भी फाइट है। तो अगर जो मैंने आपको बोला कि इसने 1000 ऑर्डर लगाए हैं और यहाँ 1200 ऑर्डर आ गए, तो वो 1200 ऑर्डर रिटेलर नहीं लगा रहा, वो भी कोई दूसरा मार्केट मेकर ही लगा रहा है। जैसे बैंक्स हो गए, FII हो गए, इनके बीच की आपस की फाइट है ये। तो उसमें 1200 ऑर्डर अगर दूसरे मार्केट मेकर ने लगा दिए तो वो ऊपर लेकर जा सकता है, यहां पर और हैवी सेलिंग कर दी तो सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से वाले मार्केट मेकर क्या कर रहा है, वो ऑर्डर फ्लो से ही आप केवल पहचान सकते हो। और उसको, या फिर ओपन इंटरेस्ट देखो, जैसे ऑप्शन चेन पर नजर रखो कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट कैसा जनरेट हो रहा है, कहां पर मार्केट मेकर क्या कर रहा है, ये सारी चीजें केवल समझने की कोशिश करो, इनकी प्रैक्टिस करो। जब ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तब आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के केस में वहां पर कौन सा मार्केट मेकर क्या करने की कोशिश कर रहा है। जो मार्केट मेकर जीत रहा है आपको तो बस उसी के साथ हो लेना है, अगर उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि मार्केट मेकर कितना भी बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करा सकता है, लेकिन उसके साथ एक सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये कि एग्जीक्यूट कराने के लिए उसे लिक्विडिटी चाहिए, और वो लिक्विडिटी आपसे मिलेगी। आप उसे लिक्विडिटी दोगे या उसकी साइड होगे, ये आपको चॉइस करना है। ठीक है। वाई ऑब्वियस सेटअप फेल? कोर ट्रुथ ये है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि मार्केट नीड्स लिक्विडिटी टू मूव। मार्केट को तो लिक्विडिटी चाहिए। तो जो क्राउडेड, अब ये लिक्विडिटी मिलती कहां से है? तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो क्राउडेड एंट्री होती हैं, जो क्लस्टर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं, फिर यहां पर जो आप लगाते हो, वहां से लिक्विडिटी क्रिएट होती है। ठीक है। अब ये जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कहीं पर डबल टॉप बना, ये डबल टॉप का एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो यहां पर ये एक टॉप बना, ठीक है, फिर ये वापस आया, एक पीक बन चुका, फिर ये दूसरा पीक बना, दूसरा टॉप बना, और फिर ये वापस आया, ड्रॉप कर गया। ठीक है। तो अब जब यहां पर डबल टॉप बन जाता है तो डबल टॉप बनने के बाद वहां पर एक सिग्नल मिलता है, एक वहां पर सेल का सिग्नल मिलता है कि यहां पर सेलिंग यहां पर हैवी हो रही है। कैसे मिला सर ये सेल का सिग्नल? सोचो कि अगर अब ये यहां पर पहला पीक बना था, अगर ये ब्रेक नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हैवी सेलिंग के ऑर्डर हैं एज कंपेयर टू बाइंग के ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल रखो चीजों को, अगर बाइंग के ऑर्डर ज्यादा होते तो क्या ये वापस आना चाहिए था? तो आंसर है नो, नहीं आना चाहिए था। तो बिल्कुल जब भी रेजिस्टेंस पर जब भी आपका कैंडल पहुंचता है तो आप बाकी सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ एक चीज सोचो उस टाइम पर, क्या यहां पर बाइंग के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं? अगर बाइंग के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो ये रिवर्स होगा। अब ये रिवर्स हो गया, फिर से वापस से बाइंग के ऑर्डर आए। अब बाइंग के ऑर्डर आने पर यहां पर जाकर ये फिर से ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ? आप सोचो खुद से। वो इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि जो सेलर, जो मार्केट मेकर जो सेलिंग कर रहा था वहां पर, उसे लिक्विडिटी उतनी मिली ही नहीं होगी जितनी मिलनी चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर 1000 ऑर्डर लेकर वो यहां पर बैठा हुआ था पहले, तब भी वहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे पूरे, मतलब 200 300 मिल गए, वो ठीक है, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं हुए।
सेम यहां पर भी 1000 से ज्यादा नहीं हुए, तो जब बाइंग के ऑर्डर ज्यादा नहीं होंगे तब हर बार वो नीचे की तरफ आएगा। और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर अगर यहां पर बाइंग के ऑर्डर नहीं आए और फर्दर वहां पर सेलिंग के ऑर्डर और ज्यादा आ गए, अगर मार्केट मेकर ने हैवी सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी मार्केट मेकर ने, या आपके जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर थे वो हैवीली स्टॉप हिट हो गए, तो वहां पर एक सेल का सिग्नल बनता है। तो यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं। एवरीवन क्या जो देख रहे हैं, हम सब लोग क्या देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि एक डबल टॉप बन रहा है रेजिस्टेंस पर, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर डबल टॉप बन गया, तो हम सब ने क्या किया, सबने शॉर्ट किया। तो अब स्टॉप लॉस किधर होंगे, तो आंसर जहां पर हाई बने हैं उसके ऊपर यहां पर स्टॉप लॉस एसएल यहां पर होंगे। अब देखो ये भी एक ऑब्वियस सेटअप बन चुका है। वैसे जब डबल टॉप बन गया तो डबल टॉप बनने के बाद क्या होगा, तो आंसर डबल टॉप बनने के बाद यहां पर सबको पता है कि यहां पर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि बाइंग अच्छी नहीं आ रही है, तो सबने शॉर्ट करना स्टार्ट किया। अब जब शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने पर ध्यान रखना कि वहां पर सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे, तो मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है। ये इनका ऑब्वियस सेटअप बन गया। इंस्टीट्यूशन पुश स्लाइटली अबव हाई, नाउ स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, ब्रेकआउट बायर एंटर करेंगे, ह्यूज लिक्विडिटी क्रिएट, देन रिवर्स हैपन। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि आपने क्या किया, यहां पर शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। शॉर्ट करना स्टार्ट किया तो यहां पर क्या होगा, स्टॉप लॉस के ऑर्डर आपके ऊपर लगे होंगे, राइट। अब वो जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर हैं वो सारे बाइंग के ऑर्डर होंगे, क्योंकि आप सबने शॉर्ट क्यों किया था, क्योंकि आपने सोचा कि अच्छा ये तो ब्रेकआउट हो नहीं रहा, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो चलो शॉर्ट करते हैं जिससे कि नीचे सपोर्ट तक ये जाएगा, तो आपके स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगे होंगे। तो मार्केट मेकर ये भी करता है कि अब ये यहां पर लेकर आया, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएगा, स्टॉप लॉस सारे हिट कराएगा बाइंग वाले, और फिर से वापस से मार्केट को लेकर आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम चाहे बाइंग करें, चाहे हम ब्रेकआउट वाला ऑर्डर लगाएं, चाहे हम शॉर्ट करें, हमारे स्टॉप लॉस के ऑर्डर जो हैं वो हिट होंगे ही होंगे, दोनों ही केस में होंगे। इस बात को ध्यान रखना रिटेलर के लिए। तो इसका मतलब फिर अब हम इसमें ट्रेड करें तो फिर करें कैसे, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो हमारे ये वाले स्टॉप लॉस के ऑर्डर चले जाते हैं, हम बाइंग के ऑर्डर यहाँ पर लगा देते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस के ये वाले ऑर्डर को वो लेने आ जाता है। तो सवाल ये है फिर ट्रेड इसमें होगा कैसे। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ट्रेड कर कैसे सकते हैं। जब भी एक फेलियर होता है तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। वाई, देखो, बिकॉज फेल्ड मूव ट्रैप ट्रेडर एंड ट्रैप ट्रेडर आर फोर्स्ड टू एग्जिट। फोर्स्ड एग्जिट क्रिएट मोमेंटम, वोलाटिलिटी, एक्सेलरेशन। जब बहुत सारे स्टॉप लॉस जब हिट होते हैं ना तो एकदम से मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अचानक से लिक्विडिटी आई ना, सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बहुत तेजी से मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है। वो जो मोमेंटम है उसी को कैप्चर करने पर आपको ट्रेड में बेनिफिट हो सकता है। तो उस मोमेंटम को कैसे कैप्चर किया जाए उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पर एक फेल्ड ब्रेकआउट का एक एग्जांपल दे रखा है। वो क्या है कि बायर ने फेल्ड बुलिश ब्रेकआउट, बायर ने एंटर किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, बायर पैनिक हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुए और स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर गए, बायर ने एंटर किया, बायर एंटर करने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर बैठा हुआ था, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ और फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से बायर एंटर हुए, फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए, फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट फिर नीचे की तरफ चला गया। तो इस तरह से तो ट्रैप होता है। अब इस ट्रैप में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये कि स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले तो ऑब्वियस सेटअप फाइंड करो। ऑब्वियस सेटअप फाइंड करने का मतलब ये हो गया कि आप ये देखो कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पर ब्रेकआउट वाले बायर एंटर करेंगे। ठीक है, ये आपने सेटअप देख लिया। ऑब्वियस सेटअप लाइक जैसे डबल टॉप बन रहा है ना, और या डबल बॉटम बन रहा है, ये जो ऑब्वियस सेटअप है जो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं, ये सब ऑब्वियस सेटअप है। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर होने वाली है, ये सारे ऑब्वियस सेटअप को आपको पहले देखना है, समझना है। फिर आपको वेट करना है किसका, कंफर्मेशन का, नॉट प्रेडिक्शन। ये वाली गलती मत करना। यहाँ पर कंफर्मेशन कैसे आएगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ पहली कैंडल बनी और वहीं पर आपने एंट्री कर ली। वहाँ पर जब तक कंफर्मेशन ना हो कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश कैंडल ना दिखाई दे, तब तक आप वहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। कोई भी प्रेडिक्शन मत करें कि ये तो टूट गया है तो अब तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसको प्रेडिक्शन बोलते हैं। कंफर्मेशन आती है जब आपके पास ग्रीन कैंडल का कई सारी ग्रीन कैंडल बन रही है, एक अच्छा खासा बाइंग का वॉल्यूम के साथ जब इस तरह की कैंडल बनती हैं, तो हमेशा चेक कर लो कि हैवी वॉल्यूम आ रहा है और एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन रहा है।
फिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर फेलियर के साइन तो चेक कर लो कि फेलियर के साइन तो नहीं बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लो वॉल्यूम के साथ ये कैंडल ऊपर जा रही है, वॉल्यूम लो है और कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, इसका मतलब फेलियर का साइन हो गया। दूसरा साइन आपको पता है कि यहाँ पर अगर एक लॉन्ग विक बन गई, जो ग्रीन कैंडल बनी उसमें लॉन्ग विक बन गई, वो भी एक फेलियर का साइन हो गया, राइट। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई, ये वापस से इसके नीचे आ गया रेजिस्टेंस लेवल के, तो वो भी एक रिजेक्शन का साइन है। तो आपको क्या करना है कि रिजेक्शन या वीक कंटिन्यूशन या फिर वापस से रिक्लेम करने के लिए आ गया वो वापस से उसी रेजिस्टेंस वाले लेवल को, तो ये फेलियर के साइन है। अगर फेलियर के साइन दिखते हैं तब आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। जैसे अगर ब्रेक, सारे लोग ट्रेडर जो होंगे, जो रिटेलर हैं, जो बिगनर्स हैं, वो तो ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए गए होंगे, लेकिन आप कंफर्मेशन किसका ले रहे हो? रिजेक्शन का, फेलियर का। और जब फेलियर होगा तो आप तो अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेड की तरफ एंटर करोगे, क्योंकि वहां पर एक ऑब्वियस सेटअप मार्केट मेकर का बनेगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, गोल्डन रूल क्या है कि फेल्ड जो है वो मूव करता है एक ही डायरेक्शन में, ऑफ्टन बिकम पावरफुल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी फेलियर होगा, जब भी रेजिस्टेंस से यहाँ पर फेलियर आया, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव आएगा वो एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। तो आपका जो ट्रेड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए होगा, ना कि फेल्ड वाले ब्रेकआउट में एंट्री लेने का, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हाई प्रोबेबिलिटी के फेलियर के कॉम्बिनेशन बताता हूं आपको कौन कौन से होते हैं, जहां पर फेल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। पहला, फेलियर प्लस लिक्विडिटी स्वीप, ये सबसे बेस्ट सेटअप है। जितने भी सेटअप आप देखोगे उनमें सबसे बेस्ट सेटअप क्या है? फेलियर प्लस लिक्विडिटी स्वीप। इस बात का मतलब ये है कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी वहां पर स्वीप हुई और मार्केट वापस आ गया, यानी कि बाइंग के ऑर्डर यहां पर ज्यादा नहीं आए, वहां पर लिक्विडिटी मिली और मार्केट वापस आ गया। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट सेटअप है फेलियर का। दूसरा फेलियर का जो सेटअप सबसे बेस्ट बनता है, सेकंड नंबर पर जो आता है, वो है हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट अगर नहीं कर रहा, लोअर टाइम फ्रेम, उससे बेस्ट सेटअप और भी कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी लोअर टाइम फ्रेम में कुछ और कहानी चल रही है, हायर टाइम फ्रेम की कहानी कुछ और कह रहा है, तो वहां से क्लियरली पता चलता है कि एक फेलियर वहां पर होने वाला है, और जो जिस डायरेक्शन में फेलियर होने वाला, जिस डायरेक्शन का फेलियर होने वाला है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाई जा सकती है। तीसरा होता है फेलियर और विक्स एक्सपेंशन। तो लार्जर मूव जो है वो पॉसिबल होते हैं कि अगर मान लीजिए वोलाटिलिटी तो बढ़ रही है और फेलियर वहां पर बन रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक लार्ज मूव आने वाला है, करेक्ट। तो ये जो सेटअप है ना, बहुत ही पावरफुल सेटअप है। तो जो ट्रैप होने वाली जो कहानी है वो आप बंद कर सकते हो अपने साथ, कि आप ट्रैप ना हो, आप ट्रैप के अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी सेटअप बनता हुआ दिखता है। फाइनल जो मिस्टेक्स हैं उनको एक बार देख लीजिए, जो अब आप आगे से नहीं करेंगे। कौन कौन सी नहीं करेंगे? एक तो ये नहीं करेंगे कि रेजिस्टेंस के बाद जो फर्स्ट कैंडल बनी वहीं पर एंट्री कर ली, नहीं, ब्रेकआउट एंट्री फर्स्ट कैंडल पर नहीं हो सकती। तो ये वाली जो मिस्टेक है ये आपको नहीं करनी है। हायर टाइम फ्रेम को आप पूरी तरह से इग्नोर कर देते हो, सिर्फ 5 मिनट का चार्ट आपके सामने रखते हो या 1 मिनट का चार्ट, तो आप मिनट्स में चार्ट को रख रहे हो, तो वो लोअर टाइम फ्रेम है, और उसको हायर टाइम फ्रेम के साथ जैसे आप कंपेयर नहीं करा रहे हो, अलाइनमेंट उसका नहीं देख रहे हो, तो वो भी एक बड़ी मिस्टेक है। वहाँ पर ट्रैप होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ट्रेडिंग ऑब्वियस पैटर्न ब्लाइंडली, जो इंडिकेटर्स हैं, जो ऑब्वियस पैटर्न है, जैसे कि रेजिस्टेंस का ब्रेक होना, सपोर्ट का ब्रेक होना, डबल टॉप बनना, या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, ये सब ऑब्वियस पैटर्न के अंदर आते हैं। इन ऑब्वियस पैटर्न को ब्लाइंडली आप कर रहे हो, बिना कोई, ब्लाइंडली का मतलब ना तो आप वॉल्यूम चेक कर रहे हो कि कितना है वहाँ पर, क्या हाई वॉल्यूम के साथ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हो, साथ में ऑर्डर फ्लो पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है, तो अगर आप और चीज़ों के साथ कंफर्मेशन नहीं कर रहे हो, तो उसे कहते हैं कि आप ब्लाइंडली किसी भी सेटअप को ट्रेड कर रहे हो। तो वो मिस्टेक ना करें, ठीक है। और कई बार आप क्या करते हो कि जैसे ब्रेकआउट हुआ और फिर ये वापस आया, और फिर आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि ये नीचे जा सकता है वापस से, आप फिर भी ये इस उम्मीद में हो कि ये नहीं, दोबारा से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये जो बायस होते हैं ना, इससे भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। आपको किसी भी चीज़ को मान के चलना नहीं है, आपको जो दिख रहा है, जो डेटा कह रहा है, आपको उस पर जाना है। आपका ऑर्डर फ्लो का डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, उस पर आपको जाकर तब काम करना है।
ये नहीं कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही, गट फीलिंग पर जाओगे तो हमेशा ट्रैप होते रहोगे। तो ओके, तो अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े स्मार्ट मनी वाले, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे हैं। उन कॉन्सेप्ट को अगर हम समराइज करें तो जो फेल्ड ब्रेकआउट है वो बुल या बियर ट्रैप दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है, जहां पर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं पर भी आप ट्रैप हो सकते हो। फेल्ड रिवर्सल जो है वो कंटिन्यूएशन जो सेटअप होता है, कंटिन्यूएशन सेटअप, वो फेल्ड रिवर्सल के अंदर आता है। ऑब्वियस सेटअप अट्रैक्ट लिक्विडिटी, जो भी ऑब्वियस सेटअप होंगे चाहे रेजिस्टेंस के ऊपर चाहे सपोर्ट के नीचे, यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो स्वीप होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। मार्केट एक्सप्लॉइट करता है क्राउडेड पोजीशन को। मार्केट मेकर हमेशा लिक्विडिटी वहां पर ढूंढता है जहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक आई हुई है, सबसे ज्यादा क्राउड आया है। सबसे ज्यादा क्राउड ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही दिखता है। रेंज बाउंड मार्केट में वहां पर क्राउड आपको कम दिखेगा। ये जो रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट आते हैं वहां पर सबसे ज्यादा क्राउड आता है, वहीं से वो लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें इस बात को ध्यान रखना, द बेस्ट ट्रेड ऑफ्टन कम फ्रॉम द फेलियर ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस ट्रेड। तो आप अगर ब्रेकआउट को प्ले करने के बारे में सोच रहे हो तो उस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांस क्या हैं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो फेलियर होने के बाद जो ट्रेड बनती है उसके सक्सेसफुल होने के चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये फेल हो गया है तो ये क्या मूव लेगा और क्या लेना चाहिए लॉजिकली वो हमें पता है। तो उस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ फेल्ड ब्रेकआउट की बातें आपको थोड़ी बहुत समझा पाया होगा। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसी तरह की और भी वीडियो में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना चाहते हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।